नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस समय देखिए ट्रम्प टैरिफ का जो वार है वो देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया में इसके लेकर जो खबरें हैं वो चल रही हैं। इसी बीच जो ट्रम्प साहब का एक बड़ा ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये आ रहा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है। इसके अलावा तमाम फैक्टर्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर ये है कि आईटी सेक्टर को लेकर कहा गया कि उस पर जो है टैरिफ लगाया जाएगा, भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि फार्मास्यूटिकल्स पर ट्रम्प की जो धमकी थी कि 200% तक हम टैरिफ लगा देंगे, ठीक उसी तरह कहा जा रहा था कि आईटी सेक्टर भी टैरिफ की जद में आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है? दूसरी खबर यह है कि अगर मान लीजिए अगर लग भी जाता है या नहीं भी लगता है तो उसका क्या रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। इन तमाम मसलों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर विवेक मित्तल सर जुड़े हुए हैं। विवेक सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू। बहुत बड़ी खबर है सर। आईटी सेक्टर को लेकर हमेशा कहा जाता था कि वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सेक्टर होता है। H1B वीज़ा को लेकर भी हम लोगों ने कई बार जो है चर्चा सुनी थी कि ट्रम्प साहब आएंगे, या जो सत्ता की परिवर्तन जो होती थी बात, उस समय भी कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये कौन सी खबर है सर? इसमें कहा जा रहा है कि रॉयटर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग की भी बात आ रही है, एक जो है ट्वीट, एक पोस्ट की भी बात आ रही है। तो पूरे क्लैरिफिकेशन हम आपसे चाहते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू विशाल। अगर देखिए ये खबर आई थी, एक ट्वीट आया था, एक और काफ़ी ऑथेंटिक ट्वीट उनके रहे हैं, और उन्होंने रॉयटर्स का हवाला दिया कि आईटी पर भी टैरिफ लग सकता है। ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स फ्राइडे को आई थी ये खबर। ठीक है, उसके बाद केवल 10 मिनट में 10 बजे करीब ये ट्वीट आया था, और केवल 10 मिनट में आईटी इंडेक्स 700 पॉइंट टूट गया था। और इन्फोसिस जैसा शेयर, टीसीएस जैसा शेयर करीब 2 से 3% टूट गए थे केवल 10 मिनट में जी। और उसकी वजह से निफ्टी जो अच्छी खासी ग्रीन मार्क में चल रही थी, रेड मार्क में पहुंच गई थी, और ठीक से पहुंच गई ठीक थी। है, यानी आप कहना चाहते हैं कि बाजार की कमजोरी के सबसे बड़े फैक्टर्स उस दिन अगर फ्राइडे को माना जाए तो वो था कि आईटी शेयरों की पिटाई। अच्छा, अब जब दिमाग में एक बार भ्रम आ जाता है तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आ जाए ना, तो वो शायद क्लियर होता नहीं है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप इज इक्वल टू भ्रम, जी, ठीक है, अनसर्टेनिटी। तो अब ये जो ट्वीट था, ट्वीट जिसने किया उन्होंने ट्वीट हटा दिया। ओके, अपने हैंडल से ट्वीट हटा दिया। अब उनको देखकर जिन लोगों ने शॉर्ट किया आईटी में, अपनी पोजीशन खाली की, उन्होंने पूरे दिन फिर कुछ उसको मतलब चेंज नहीं किया। ज्यादातर वो आईटी शेयर पिटे ही रहे। ओके, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ कि रॉयटर्स की तरफ से ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके, जिनका वो एट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिनका वो हाँ। तो अब अल्टीमेटली ये खबर आई कहां से? ये किसी के दिमाग की उपज थी या किसी ने अफवाह सुनी? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता चला जी। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली अब कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आईटी पर टैरिफ लग रहा है। लेकिन हमेशा से चूंकि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सभी फंड मैनेजर्स के है, सभी पोर्टफोलियो मैनेजर्स के, कि ट्रंप का अगर अगला निशाना कुछ होगा तो वो इंडियन आईटी ही हो सकता है। और ये लाजमी भी है विवेक सर, जिस तरह से कहा गया कि सेमीकंडक्टर्स पर, चिप्स पर, फार्मास्यूटिकल्स पर और तमाम तरह के जितने भी सेक्टर्स, उन पर वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम आपको टैरिफ लगाएंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया है, तमाम देश और दुनिया भर के जो पहले, जो आप मुझे याद होगा अप्रैल के समय से ही जो टैरिफ का वार जो हम लोग देखने को मिल रहा है सर, 200 देशों पर कहा गया कि टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये डर जो है सशंकित है लोग जो है, और इसी तरह बाजार में भी अनसर्टेनिटी है सर। आपके पास कुछ डेटा भी होगा, आप न्यूज़ रूम में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि निफ्टी का अगर हम डेटा दिखा पा रहे थे तो कहा जा रहा था कि नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, सेंसेक्स का दिया जा रहा है। तो उस पर भी अगर आप कुछ अगर कॉमेंट कर दें। देखिए 10 साल से निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, तो ये तो हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे जी, और जी। इस समय भी हम निफ्टी के पॉजिटिव में ही चल रहे हैं अगर इस साल भी देखें तो। लेकिन बात ये है कि विशाल, जो टैरिफ वाली बात है, मैं उस पर ही लौटता हूँ कि ये जो अमेरिका में, अगर देखें हमारा जो आईटी सेक्टर है ना, अभी तक टच नहीं हुआ, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली सर, 250 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू क्रिएट होता है हमारे आईटी सेक्टर में सालाना। अब आप 250 बिलियन में देखो, अगर आप पे किसी बिल्डिंग में भी जाओगे ना, आप किसी सोसाइटी में अगर रहते हो जी, तो आपको करीब करीब अगर वहाँ पर 70% लोग नौकरी कर रहे हैं ना, तो 70% नौकरी करने वालों में से 30-40% लोग आईटी सेक्टर में ही ज़्यादातर नौकरी कर रहे होते हैं। आपके एक टावर में ही कम से कम 20-30% लोग, 40% लोग नौकरी कर रहे होते हैं आईटी सेक्टर में। अब आप समझो कि आईटी सेक्टर में एक प्रॉब्लम क्या है कि डोमेन है एक, आप आईटी का काम जानते हो, आप हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ वर्टिकल्स के काम जानते हो, लेकिन दूसरे वर्टिकल्स में आपको जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जॉब गई,
आईटी सेक्टर में, जी। तो बहुत बहुत बड़ा मामला इंडिया के लिए फंस जाएगा। अब आप समझो कि 250 बिलियन में से इसमें अगर देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईटी सेक्टर में कितने लगे हुए हैं, करीब 54 लाख लोगों को नौकरी देता है आईटी सेक्टर। हाँ, और हमारे देश की जीडीपी में अब ये जो 254 बिलियन डॉलर जो है, आप देखो ये बढ़ के अब 283 बिलियन डॉलर तक का मापा जा रहा था कि ये 283 बिलियन डॉलर तक आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी जीडीपी में 7 to 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आईटी। ये डायरेक्ट वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, हाउसिंग सेक्टर में बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पर सारा जो हाउसिंग है वो सारा का सारा आईटी वाले लोगों ने जो है वो उनकी तरफ से आ रहा है। दूसरा कि अगर यहाँ पर कुछ कोलैप्स होता है तो बैंकिंग सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होगा जी भाई, बैंकों की ईएमआई नहीं आएगी। तो आप सर बैंकों की ईएमआई नहीं आएगी, मैं आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। इसी के बीच एक सौरभ मुखर्जिया साहब जो है मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी चेतावनी आई थी सर। उन्होंने भी कहा था कि अधिकतर लोग जो है लोन ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो पहली ईएमआई है या फर्स्ट चेक बाउंस वाला जो मामला था उसके लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में भी डिस्कस किया था। वो बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया था कि अधिकतर लोग तो लोन ले लेते हैं, मान लीजिए पर्सनल लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, तमाम तरह के लोन ले लिए, लेकिन उसकी पहली किस्त अदा करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? उन्होंने क्राइसिस की जो बात कही, उन्होंने कहा आईटी शेयर, आईटी सेक्टर्स के लोग जो जहां रहते हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, तमाम जो आईटी हब्स है, वहां ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोविड के समय का भी उन्होंने उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में लोगों ने बढ़ चढ़ कर ले लिया लोन, पर्सनल लोन ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया, लेकिन उसको अब अदा करने में चूंकि अभी अनसर्टेनिटीज़ का माहौल है, कंजम्पशन को लेकर बहुत चिंता है, तो वो भी वाला भी मामला सर हम लोग इसको जोड़ कर देख लें तो कहानी बड़ी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल विशाल, देखो एक चीज़ है, आपको ना कोविड ने एक गलत आदत डाल दी। वो थी कि शायद जीवन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कभी भी मृत्यु आ जाएगी, तो जितना जीना है जी लो जी। और जो इस नेचर ने, इस फिनोमिना ने लोगों को खर्च करना सिखा दिया। और वो उस समय पे कुछ समय तो उन्होंने अपनी सेविंग्स में से खर्च किया। अब आदत ऐसी डल गई है कि हर आदमी आज घूमने जाता है तो वो सोचता है मैं विदेश घूम आऊँ, फ्लाइट से घूमूं, मैं लाइफ जी लेना चाहता है, मैं मोबाइल लूँ तो महंगा वाला लूँ, मैं कार लूँ तो बड़ी वाली कार लूँ। इस चक्कर में लोग जो है एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं और उससे ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है। सेविंग के नाम पर सेविंग घट रही है और उससे हो क्या रहा है कि बैंकों की फिलहाल तो चांदी हो रही है। अभी तो बैंक केवल क्रेडिट ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड सेल पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो डिफॉल्ट वाला मामला फंसेगा ना, एनपीएस वाला, वो उस दिन थोड़ा सा कॉज ऑफ ए कंसर्न होगा। दूसरा चीज, अगर आप इस पॉइंट को देखो कि आईटी सेक्टर, या मैं कहता हूं आईटी सेक्टर छोड़ दो, अगर आप होटल सेक्टर देखो, एविएशन सेक्टर देखो, आप दुनिया जहां के सेक्टर देखो, आज सारे स्टॉक्स, मुझे याद है कोविड में इंडियन होटल का शेयर 77 रुपये मैंने देखा है जी, ठीक है, आज वो करीब 800 रुपये चल रहा है। अब आप समझिए किस लेवल की ग्रोथ आई है। तो आप कोई भी शेयर उठा के देख लो, आप इंडिगो देख लो, आज वो 6 गुना हो चुका है। आप स्पाइस जेट को छोड़ दो, वो कंपनी इतना अच्छा। लेकिन सर अब लौटते हैं वापस, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए ये तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि विशाल ऐसी कोई खबर नहीं थी, ये अफवाह था पूरी तरह, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपका डीप डाइविंग है, आपने R&D कर रखा है, अपने रिसर्च करते हैं, आपसे समझना चाहेंगे सर मान लीजिए खुदा न खास्ता टैरिफ लग भी जाता है आईटी सेक्टर पर, तब क्या स्थिति होगी सर? वो मैं आपसे जानना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो बहुत खतरनाक स्थिति होगी। देखो $250 बिलियन का भी रेवेन्यू है, उसमें से 50 से 60% रेवेन्यू आपका यूएस से आता है। अब आप समझो कि आपके $125 बिलियन के एक्सपोर्ट या तो फंसेंगे, टैरिफ की परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, या तो वो फंसेंगे जी, या वो आपके मतलब ख़त्म हो जाएंगे जी, जैसे बाकी कई सेक्टर्स में फ़िलहाल हो गए हैं। ख़त्म करना अभी एज ऑफ नाउ इतना मतलब आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस कंपनी ने आईटी की एक डील की हुई है इंडियन कंपनी से, वो पूरी डील तो पूरी करेगी ना, और एकदम से आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपने निकाल के बाहर कर दिया, आपको वो पूरा सारा सिस्टम है जो आपके अंदर सिस्टम में बना हुआ है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक कंपनी के लिए, जो कंपनियां चल रही हैं, उनको ये पता लग गया कि भाई मुझे अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना, तो मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं, पहले तो मुझे इनसे जितना काम निकलवाना, उसके बाद मुझे ये देखना है कि आगे इन एम्प्लॉयज़ को रखना है या नहीं। हाल फिलहाल में खबर भी आई थी सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आड़ में कहा गया कि हजारों लोगों को नौकरियां से निकाली गई, ये भी खबरें हमने, वो तो आती ही रहती हैं कि एआई के नाम पर। लेकिन अगर हम नेचुरली अभी इसी प्रोसेस पर केवल बात करें, एआई पर फोकस ना करके, तो
आप देखो कि कितनी नौकरियां जाएंगी। 54 लाख लोगों में से मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी भी नौकरियां चली गई, 20% भी चली गई, तो आप डिमांड क्रिएशन की जो हम बात करते हैं वहां पे फंस जाएगा मामला। हाउसिंग सेक्टर आपका दिक्कत में आएगा। हाउसिंग, एक घर बनाने में सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, दुनिया जहां की 50 चीजें लगती हैं, आप समझ लो कि वहां पे क्या होगा। लोन्स का क्या होगा? तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, केवल एक आईटी सेक्टर को टच कर देना। स्टॉक्स का तो फिर हाल विशाल बहुत ही मतलब दयनीय हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं, कहा जाता है, विवेक सर माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ, कि जब भी ऐसी अनसर्टनिटीज़ वाली माहौल आती है, जब लगता है लोगों को कि कुछ ना करें, तो डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं, और डिफेंसिव में सबसे बड़ा नाम आता है आईटी शेयरों का। लेकिन सर, जब आईटी भी टूटने लग जाएगा, तब लोग कहाँ अपना पैसा पार्क करेंगे या मोबिलाइज कहाँ कर पाएंगे फंड्स को? देखिए, डिफेंसिव भी मैं कहता हूं कि डिफेंसिव ना हर सिनारियो में अलग होता है विशाल। देखिए, एक जमाने में फार्मा को डिफेंसिव कहा जाता था, ठीक है कि जी लोग दवाई खाना तो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी। लेकिन एक समय फार्मा की स्थिति ऐसी हो गई, उनको डिफेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। रोज यूएसएफडीए के उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, लाइसेंस और वार्निंग लेटर, ये सब चलता रहता था, तो वो उस समय खुद डिफेंसिव शेयर नहीं बचे थे। अभी आजकल डिफेंसिव चल रहे हैं वो, ठीक है, अभी यूएसएफडीए से कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। तो इस सिनारियो में तो मुझे लगता है कि भाई लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट तो रहेगा डिमांड में। लेकिन बात ये हो जाती है कि जब आपकी सैलरी या आप बेरोजगार हो जाते हो, तो आप उस स्थिति को जरा सोच के देखो कि आपकी बैंक अकाउंट में मान लीजिए 2 लाख रुपए पड़े, आपका घर का खर्चा मान लीजिए 50,000 रुपये महीने है, आपको पता है ये 2 लाख रुपए से मुझे 4 महीने गुजारने हैं, तो आप कैसे कैसे आप उस जीवन को घूमते हो आप, कि आप कोई भी एक्स्ट्रा, कोई महंगी चीज़ होती है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप शैम्पू तक पे उतर आते हो आप, कि शैम्पू अगर महंगा है, 500 रुपये की शीशी है, आप 300 वाले को यूज़ करोगे, आप साबुन है वो भी सस्ता वाला यूज़ करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप ब्रांडेड से नॉन ब्रांडेड या सस्ते वाले ब्रांड पर आ जाते हो। तो ऐसे में आपको जो सस्ते ब्रांड वाले शेयर्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जो महंगे ब्रांड वाले शेयर हैं उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। चलिए विवेक सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।